गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ने हिंद महासागर में श्रीलंका के पास ईरानी नौसेना के युद्धपोत आइरिस डेना पर हमला किया। इस हमले में आइरिस डेना पर सवार करीब 130 नाविकों में से 32 को बचाया जा सका। बाकी या तो अभी तक लापता है, जबकि 87 शवों को श्रीलंका की नौसेना ने बरामद कर लिया है। अमेरिका के हमले के बाद भारतीय नौसेना पर अनगनल सवाल उठाए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागाची ने भी अपने ट्वीट में ईरानी युद्धपोत को भारतीय नौसेना का मेहमान बताया था, लेकिन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन को नौसेना के सूत्रों ने बताया कि ईरानी नौसेना ने भारतीय नौसेना से ना तो शरण मांगी थी और ना ही कोई मदद मांगी थी। नौसेना सूत्रों ने बताया कि 25 फरवरी को ईरानी युद्धपोत अभ्यास से निकल चुका था और ये युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। वहीं आइरिस डेना का आखिरी पोर्ट ऑफ कॉल श्रीलंका का हम्बनटोटा था। भारतीय नौसेना पर क्यों लगाए जा रहे हैं अनगलर आरोप? अमेरिका ने ईरानी नेवल फ्रिगेट आइरिस डेना को श्रीलंका के पास डुबोया है और इसने भारत के मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 में हिस्सा लिया था। यह इवेंट एक बड़ी समुद्री एक्सरसाइज है जिसमें 42 जहाज 29 एयरक्राफ्ट और 74 देश शामिल थे। यह इवेंट भारत के INS विक्रांत पर एक सेरेमनी के साथ खत्म हुआ। आइरिस डेना ने भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भी हिस्सा लिया था, जो 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हुआ था और विशाखापट्टनम में एक पोर्ट कॉल किया था। इसे दर्जनों इंटरनेशनल वॉरशिप के साथ होस्ट किया गया था। यह भी पता चला कि 25 फरवरी को यह अभ्यास खत्म हो गया और बाकी देशों की नौसेना भी चली गई, लेकिन ईरानी युद्धपोत हिंद महासागर से बाहर नहीं आया। एक्सरसाइज खत्म होने के 3 दिन बाद ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया था और ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना पर हमला भारत में हुए युद्धाभ्यास के 8 दिनों बाद किया गया। तो फिर इतने दिनों तक ये युद्धपोत हिंद महासागर में क्या कर रहा था? ये भी पता चला कि भारत में अभ्यास खत्म होने के 8 दिनों से ज़्यादा समय तक आइरिस डेना युद्धपोत को इंटरनेशनल पानी में घूमते हुए देखा गया। क्योंकि भारत इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, इसलिए जहाज बाद में क्या कर रहा था उसकी जांच करना या उसकी किसी भी हरकत से भारतीय नौसेना का कोई लेना देना नहीं था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि वाइजैक से निकलने के बाद क्या आइरिस डेना युद्धपोत का लगभग 8 दिनों तक हिंद महासागर में रहना US नेवी के खिलाफ ईरान के किसी एक्शन रिएक्शन प्लान का हिस्सा तो नहीं था? ईरान अपने युद्धपोत को लेकर क्यों नहीं गया? इसलिए ईरान अब भारत को लपेटने के लिए बहाने बना रहा है। ईरानी विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि जब अभ्यास 25 फरवरी को खत्म हो गया था तो उसका युद्धपोत उसी समय अपने घर की तरफ रवाना क्यों नहीं हुआ? ईरानी युद्धपोत पर हमला इंटरनेशनल वाटर में किया गया और वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े में भारत का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ईरानी युद्धपोत के मामले में भारत अपनी टांग क्यों अड़ाता? पहले भी विश्व युद्ध के दौरान जहाज़ों को दुश्मनों ने उनकी लोकेशन या मुठभेड़ के समय की परवाह किए बिना टारगेट किया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी भी देश का कानून नहीं चलता। यहाँ हर देश के युद्धपोत को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। तो ये जिम्मेदारी खुद ईरान की थी कि वो अपने युद्धपोत की रक्षा खुद करता। ईरान खुद एक संप्रभु राष्ट्र और आइरिस डेना उसका युद्धपोत था। किसी भी दूसरे देश के युद्धपोत को एस्कॉर्ट करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह देश खुद के लिए इसके लिए आधिकारिक अनुरोध न करे। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से या भारतीय नौसेना से कोई अनुरोध नहीं किया था। इसलिए भारतीय नौसेना पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। ईरान अगर भारतीय नौसेना से मदद मांगता तो भारतीय नौसेना की तरफ से उसे मदद दी जा सकती थी। ईरानी युद्धपोत को शरण भी देने की कोशिश की जाती, लेकिन ईरान को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर वो हिंद महासागर में 25 फरवरी को युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद 4 मार्च को जिस दिन हमला हुआ था उतने दिनों तक क्या कर रहा था। आइए बात करें हम कनाडा की। कनाडा के विंडसर में मंगलवार रात को नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 45 साल की पंजाबी मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैन्सी खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती थी। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च को रात करीब 9:30 बजे उनको नैन्सी पर हमले की खबर मिली। पुलिस अधिकारी ग्रेवाल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। पुलिस को खालिस्तानी कट्टरपंथियों पर इस हत्या का शक है। हालांकि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद जांच टीम ने 2 घरों, एक खाली पार्किंग लॉट और हब गे पार्कवे के पास पैदल चलने वाले रास्तों के पास से इलाके को घेरकर अपनी जांच शुरू की है। फॉरेंसिक टीमों ने फुटपाथ, सीढ़ियों और पास के रास्तों पर से जरूरी सबूत बटोरे हैं ताकि हमलावर तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने जारी किया बयान। लासेल पुलिस चीफ माइकल पियर्स ने बुधवार शाम बयान जारी करते हुए नैन्सी की पहचान की पुष्टि करते हुए उनकी मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा, लासेल पुलिस सर्विस मिस ग्रेवाल के परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी सहानुभूति रखती है। हम बताना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर इसे एक अलग घटना के तौर पर देख रहे हैं। लासेल में 4 साल में पहली या विंडसर में 2026 की पहली हत्या दर्ज होने के 2 हफ्ते बाद हुई है। घटना में पुलिस ने किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया है और न ही किसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हमलावर के बारे में कोई जानकारी होने पर इसे साझा करने के लिए कहा है। पुलिस ने डिटेक्टिव सार्जेंट जेमी नेस्टर से 519-970 5210 एक्सटेंशन 2531 पर संपर्क करने को कहा है। सोशल मीडिया पर बनाई पहचान। नैन्सी ग्रेवाल भारत के लुधियाना में पैदा हुई थी। उनकी पढ़ाई लिखाई भी पंजाब से ही हुई। इसके बाद वो कनाडा चली गई। ओंटारियो के विंडसर लासेल इलाके में जाने से पहले
नैन्सी ग्रेवाल कैलगरी, एल्बर्टा में रहती थी। नैन्सी ने एक सिंगर और कमेंटेटर के तौर पर ऑनलाइन दुनिया में मौजूदगी बनाई थी। उनके यूट्यूब चैनल नैन्सी ग्रेवाल कनाडा पर 8,800 सब्सक्राइबर है। उनके 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम अकाउंट हैं। ये एक बार फिर बात करें हम ईरान की। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने यूएई में अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड पर सफल हमले का दावा किया है। IRGC ने कहा कि उसने थार्ड की दूसरी बैटरी को खत्म कर दिया है। इस सिस्टम को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हिट करके नष्ट किया गया है। यह पश्चिम एशिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके अमेरिकी सैन्य ठिकाने की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। ईरान का दावा सही है तो यूएई के पास अब बैलिस्टिक मिसाइलों से बचने के लिए कोई एयर डिफेंस बैटरी नहीं है। ईरान ने दावा किया कि उसने यूनाइटेड अरब अमीरात की अल रुवाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के AN/TPY-2 कंपोनेंट को नष्ट किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट से मिली सेटेलाइट इमेज से पता चलता है कि सिस्टम को कुछ नुकसान जरूर हुआ है। ईरान के लिए आसान हो जाएंगे हमले। थार्ड को अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने इसकी 2 बैटरी को ख़त्म करने की बात कही है। दरअसल कुल 10 थार्ड बैटरी हैं, इनमें से 7 को अमेरिकी ऑपरेट करता है। यूएई के पास 2 और एक सऊदी अरब के पास है। यूएई की दोनों बैटरी अगर नष्ट हो गई तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। यूएई में ईरानी हमले में थार्ड के जिस कंपोनेंट के नष्ट होने की बात सामने आई है उसकी कीमत $500 मिलियन है। ईरान ने इसके अलावा कतर में अमेरिका के 1.1 अरब के अर्ली वार्निंग रडार को भी तबाह किया है। कतर ने अल उदीद एयरबेस पर AN/FPS-132 फेज्ड एरे रडार के ईरानी मिसाइल की चपेट में आने की बात मानी है। यूएई के सामने बड़ा संकट। कतर और यूएई में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के कमज़ोर पड़ने पर ईरान के लिए इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले करना आसान हो जाएगा। IRGC ने कहा कि इस हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम के ख़त्म होने से ईरान के मिसाइल हैंड को कामयाबी से टारगेट हिट करने के लिए खोल दिया गया है। कई रिपोर्टों में पता चला है कि यूएई और कतर के पास इंटरसेप्टर बहुत कम है। खासतौर से यूएई के सामने संकट है। युद्ध लंबा चला तो यूएई के पास मिसाइल रोकना मुश्किल हो जाएगा। यूएई ने सहयोगियों से मीडियम रेंज एयर डिफेंस सपोर्ट मांगी है। हालांकि कतर और यूएई दोनों ने आधिकारिक तौर पर हवाई सुरक्षा मजबूत होने की बात कही है। यूएई की चिंता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि उसे ईरान से सबसे ज़्यादा निशाने पर लिया है। ईरान के करीबी माने जाने वाले देश यूएई पर ईरान ने शनिवार के बाद से 863 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरान ने इसराइल की तुलना में यूएई पर ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ऐसे में दुबई और अबू धाबी को बचाने की चुनौती यूएई के सामने बढ़ती जा रही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.